हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्ज़ाम स्टडी पर। दोस्तों, हम जुलाई 2024 से संबंधित सीडीपी के क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और इम्पॉर्टेंट पेपर जैसे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन होंगे। इस सीरीज में दोस्तों हम 61 से 90 तक के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों, जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, सो आप लोग सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां विद्यार्थी को अत्यधिक अवसर मिले। हमें दोस्तों अर्थपूर्ण अधिगम कक्षा में ऐसी संस्कृति को विकसित करना चाहिए जहां विद्यार्थी को क्या मिले, अत्यधिक अवसर मिले। एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना, ज्ञान का निर्माण करना, तथ्य को रटकर याद करना या निष्क्रिय होना। तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्या, बताइए दोस्तों। अर्थपूर्ण अधिगम करना है दोस्तों, तो अर्थपूर्ण अधिगम में हम क्या करेंगे दोस्तों, हम ज्ञान का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, ज्ञान का निर्माण करेंगे। ना हम प्रतिस्पर्धा करेंगे, ना दोस्तों हम रट कर याद करेंगे और ना ही निष्क्रिय सुनना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों को बनाने के लिए सुसाधित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सुसाधित। क्या बनाना है दोस्तों, अब हम ये इसमें देखेंगे। स्वतंत्र विचारक बनाना है, आश्रित अधिगमकर्ता बनाना है क्या, या निष्क्रिय अनुकरणकर्ता बनाना है, या उच्च श्रेणी के प्रतिद्वंदी बनाना है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। विद्यार्थी को हमें क्या बनाना है, बताइए दोस्तों क्या बनाएंगे। विद्यार्थी को हम स्वतंत्र विचारक बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, विद्यार्थी को स्वतंत्र विचारक बनाने के लिए सुसाधित करना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अभिकथन है। शुरुआती उम्र से ही हमारी मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेश से जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है। कारण क्या है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। सही है क्या दोस्तों, ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सही है क्या, सही है लेकिन आर गलत है। डी क्या है, एस और आर दोनों गलत हैं। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा सही है लेकिन आर गलत है। क्या है दोस्तों, सही है लेकिन आर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अधिगम प्रभावशाली होता है जब, अधिगम कब प्रभावशाली है, जब विषय वस्तु अधिक जटिल हो, अधिगम अध्यापक का शिक्षण शास्त्र व्यवहारात्मक हो, अधिगम लक्ष्य परीक्षा केंद्रित हो, या अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, अधिगम कब प्रभावशाली होता है, जब अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो। कैसा होना चाहिए अधिगम का स्वभाव दोस्तों, अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीना दी गई समस्या के समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है। वह निम्न में से किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है। वो यानी उसे रीना है कोई, वो क्या कर रही है, समस्या के समाधान हेतु उसे समस्या से मिलती जुलती समस्या को उद्धृत कर रही है। अब वह निम्न में से कौन सी समस्या युक्ति का इस्तेमाल कर रही है। वह क्या निगमन प्रणाली यूज कर रही है, क्या अनुरूपक सोच है उसकी, या प्रकारात्मक स्थिरता है, या स्मृति सहायक विधियाँ हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, वह अनुरूपक सोच है उनकी। क्या है, रीना जी की क्या है, अनुरूपक सोच है दोस्तों।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों और कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या दोस्तों? कोई विद्यार्थी त्रुटि करे और हम ध्यान न दें? ऐसा नहीं हो सकता ना। अगला देखते हैं। कारण, त्रुटियों का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं होता। ये भी देखिए दोस्तों, समझिए क्या कह रहा है। त्रुटियों का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं होता, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अधिगम में त्रुटियों का बहुत बड़ा महत्व होता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए आप लोग, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? ए आर दोनों सही है क्या? ए आर ए की सही व्याख्या करता है क्या दोस्तों? पता नहीं। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। पता है क्या दोस्तों? पता नहीं। सही है लेकिन आर गलत है। पता है क्या दोस्तों? पता नहीं। ए आर दोनों गलत हैं दोस्तों। क्या है? देखो यहाँ पर अध्यापिका विद्यार्थियों की दी गई त्रुटियों को ध्यान भी नहीं कर रही है, ऐसा हो नहीं सकता है। और त्रुटियाँ अधिगम में कोई महत्व नहीं रखती, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि पढ़ने में त्रुटियाँ स्वाभाविक है कि होती हैं, वो बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। तो यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ए आर दोनों गलत हैं दोस्तों। क्या है? ए आर दोनों गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, अब हमको बताना है विद्यालयों को, आगे आपको बताना है क्या है। विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावनाओं स्थिति को अनदेखा करना चाहिए और पहले से सीधे ज्ञान को पुनरुत्पादित करने पे ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ को अनदेखा करना चाहिए और पहले से सीखे गए पुनरुत्पादित करना चाहिए। विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान करना चाहिए। विद्यार्थी को भावनात्मक स्थिरता के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। बताइए दोस्तों, विद्यालय को क्या करना चाहिए? क्या होगा दोस्तों? तो विद्यालय को विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान निर्माण पर उसके ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों आंसर क्या होगा? आंसर हमारा डी होगा। क्या होगा दोस्तों? आंसर हमारा डी होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता है। योग्यता के प्रति ऐसे दृष्टिकोण क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों। क्या एकल सात्विक दृष्टिकोण कहलाता है? एकल सत्व दृष्टिकोण कहलाता है? वार्धिक दृष्टिकोण कहलाता है? प्रवीणता उन्मुखी दृष्टिकोण कहलाता है? या अधिगम आशीर्वादी दृष्टिकोण कहलाता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा एकल सात्विक दृष्टिकोण रखता है। क्या रहता है दोस्तों? एकल सत्व दृष्टिकोण रखता है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी की रुचियों को अनदेखा, यहाँ पर दोस्तों रुचि है। क्या है? रुचि है। रुचियों को अनदेखा करें, ऐसा हो सकता है। विभिन्न हिस्सेदारों जैसे कि माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण पोषित करें। बहुत सख्त, कठोर और सत्यावादी अध्यापकों को नियुक्त करें और पढ़ने के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करें। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों विभिन्न हिस्सेदारों जैसे कि माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों को बीच संप्रेषित करना है। हमें क्या करना है? सहायक वातावरण पैदा करने हेतु क्या करेंगे? हम ये करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहायक नहीं है? विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहायक नहीं है। क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है क्या? अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा है क्या? मानकीकृत पाठ्यक्रम है क्या? या अध्यापन का संरचनावादी उपागम है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? तो इसका आंसर होगा मानकीकृत पाठ्यक्रम होगा। क्या होगा दोस्तों? मानकीकृत पाठ्यक्रम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है 71 में? कह रहा है अभिकथन विद्यालय को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए। हो सकता है बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने में सक्षम होता है। ये भी दोस्तों वही है, क्योंकि अध्यापक की सहायता से बच्चे नए ज्ञान को सीखते हैं, नई व्याख्याएं करते हैं, और विद्यालय को नवीन ज्ञान के सृजन के लिए लक्षित पाठ्यक्रम पर बल देना चाहिए। दोनों बातें सही लग रही हैं दोस्तों। आइए आंसर में क्या देखते हैं। क्या कह रहा है? ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। हो सकता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है, आर गलत है, ए और दोनों गलत है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ए होगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए? जो विद्यालय है हमें दोस्तों, उन्हें किन पर बल देना चाहिए? सीखी गई सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देना चाहिए कि उतार लो, कि इस पे बल देना चाहिए? आगे देखते हैं। पाठ्यक्रम से सीखना चाहिए या संदर्भित रहित अधिगम करना चाहिए या रचनात्मक अधिगम करना चाहिए? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा, विद्यालय को रचनात्मक अधिगम पर क्या देना चाहिए? बल देना चाहिए। किस पर? रचनात्मक अधिगम पर बल देना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्व है? प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्व है? स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना चाहिए क्या? स्व आकलन हेतु अवसर देना चाहिए? विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावनाओं को बढ़ावा देना चाहिए? तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? या मानकीकृत पाठ्यक्रम को अनुसरण करना चाहिए? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों स्व आकलन में हेतु अवसर देना चाहिए। दोस्तों को स्वयं आकलन करने का उनको अवसर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है? अभिकथन ए अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित अधिकथन अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। कारण क्या है? अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रेरित करे, प्रोत्साहित करे। अगला क्या दे रहा है? कारण दे रहा है योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिगम प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। ए आर क्या दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है क्या? ए आर दोनों सही है लेकिन ए सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। इसमें आंसर होगा दोनों। ए आर दोनों गलत है दोस्तों। क्या है? ए आर दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में आवश्यक पैदा होने की संभावना है? अवधान पैदा होने की संभावना है दोस्तों। क्या है? अवधान। अगला क्या है?
क्या कार्यात्मक स्थिरता है, संज्ञानात्मक सुनगम्यता या लचीलापन है, अपसारी चिंतन है, विमर्शात्मक लेखन है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कार्यात्मक स्थिरता है। क्या है दोस्तों, कार्यात्मक स्थिरता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। कथन है, अभी कथन है, अध्यापकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भ्रांति की पहचान करें और उनको अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें। सही बात है दोस्तों, क्योंकि अगर बच्चों पे भ्रांतियां हो रही हैं तो उन्हें अनदेखी नहीं करना, उस पर चर्चा करना है। ये बात तो सही लग रही है। वे भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं, ये अधिगम प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। दूसरा कथन दोस्तों क्या हो सकता है। दूसरा कथन बताइए दोस्तों क्या हो सकता है। दूसरा कथन भी दोस्तों सही है। दोस्तों क्या कर रहा है, वे भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में हैं जो अक्सर विद्यार्थियों के जीवन परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया का अर्थपूर्ण। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भावनाएं क्या दी है दोस्तों, भावनाएं अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भावनाओं का दोस्तों। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, साथ साथ ना तो अधिगम प्रभावित करती हैं और ना ही स्मृति को प्रभावित करती हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, इसका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर। क्या होगा, अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं साथ ही साथ उसको प्रभाव भी डालती हैं। आगे दोस्तों कटा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य, विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य क्या हो, अप्रासंगिक हो, बिना किसी चुनौती वाला हो, उनके जीवन से संबंधित हो, बहुत ही मूर्त हो। तो क्या होगा दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, इसका आंसर उनके जीवन से संबंधित हो तभी विद्यार्थी क्या होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं, कार्य भी करते जाते हैं और अभिप्रेरित भी होते जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। दोस्तों विद्यार्थियों का जो अधिगम है उसको सहज और सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान की अनदेखी करना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता दोस्तों। वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करना चाहिए। अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए। विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर दो होगा दोस्तों डी वाला, डी आंसर होगा, विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है दोस्तों, ये बताना है हमको। ठीक है ना। पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबंध रखना, विद्यालयी पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबंध करना, विद्यालयी संस्कृति से विमुखता का भाव, या बहुसंवेदी उपागम का क्रियान्वयन करना, या संरचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा दोस्तों, विद्यालयी संस्कृति
से विमुखता का भाव पैदा करना। क्या करना दोस्तों? विद्यालयी संस्कृति से विमुखता का भाव पैदा करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से किस संप्रत्यय की व्याख्या लेव वाइगोत्स्की ने नहीं किया है? किस संप्रत्यय की व्याख्या को किसने नहीं किया? लेव वाइगोत्स्की जी ने किया। सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत है क्या? समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, निज वाक है, पाड़ है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो जो लेव वाइगोत्स्की जिन्होंने किसका नहीं किया है, उन्होंने सामाजिक अनुबंध विन्यास का नहीं किया। किसका नहीं किया दोस्तों? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का अभिविन्यास नहीं दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार हमारी संरचनात्मक संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? स्कीमा, सामाजिक संपर्कता, आनुवांशिक प्रवृत्तियां, अनैच्छिक सहज क्रियाएं? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा सामाजिक संपर्कता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तर को सही क्रम क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सही स्तर बताना है। पूर्व पारंपरिक अवस्था, फिर पारंपरिक अवस्था, फिर उत्तर पारंपरिक अवस्था। क्या ये होगा क्या? पूर्व पारंपरिक अवस्था, गैर पारंपरिक अवस्था या पूर्व उत्तर पारंपरिक अवस्था? ये हो सकता है क्या? उत्तर पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पूर्व पारंपरिक अवस्था? ये होगा पारंपरिक अवस्था, पूर्व पारंपरिक अवस्था और उत्तर पारंपरिक अवस्था। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा दोस्तों तो ए वाला आंसर होगा। क्या होगा? तो पहले आएगा पूर्व पारंपरिक अवस्था, फिर पारंपरिक अवस्था, फिर उत्तर पारंपरिक अवस्था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि शैक्षिक नियोजन का केंद्र होना चाहिए। जो शिक्षा शैक्षिक नियोजन का केंद्र कौन होना चाहिए? परीक्षाएं होना चाहिए, अध्यापक होना चाहिए, माता पिता होना चाहिए, विद्यार्थी होना चाहिए? बताइए दोस्तों इसका हम इसके पहले वाले प्रीवियस ईयर में बता चुके हैं दोस्तों ये आंसर। इसका क्वेश्चन को भी बता चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? जो हमारा विद्यार्थी होगा उसको हम किस में रखेंगे दोस्तों? केंद्र पे रखेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कवि और लेखक होने के लिए एक लेखक में कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? उसमें अंतक वैयक्तिक होना चाहिए, भाषाई होना चाहिए, शारीरिक गति संवेदी या दिशाई? बताइए दोस्तों इसमें कौन सा आंसर होगा। इसको भी पहले वाले प्रीवियस ईयर में बता चुके हैं दोस्तों हम। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। लेखक में भाषाई बुद्धि, कवि में भाषाई बुद्धि होनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा में जब भी कोई लड़का रोता है तो दूसरे विद्यार्थी उससे चिढ़ाते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ पर दोस्तों लड़के लिखा है। क्या? लड़के रोते नहीं हैं। यह क्या दर्शाता है? यह लैंगिक समता को दर्शा रहा है, लैंगिक समानता को दर्शा रहा है, लैंगिक स्थिरता को दर्शा रहा है या लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों यह दर्शा रहा है लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। दोस्तों किसको दर्शा रहा है? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस नज़रिए से देखना चाहिए? जब दोस्तों हम विद्यार्थियों की अधिगम की शैलियों का चयन करते हैं तब हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस नज़र से, मतलब हमें अपनी भिन्नताओं को कैसे देखना चाहिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में, एक प्रकार के असामान्य व्यवहार के रूप में, अभिसारी चिंतन के नतीजे के रूप में? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप से हमको देखना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर हमारा
वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही हमारा वीडियो पड़े दोस्तों आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों, फुल देसी अंदाज में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में, अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अधिगम के मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं सही है। मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, मूल्यांकन सतत होना चाहिए, मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा होना चाहिए, या विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन हिस्सा होना चाहिए। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा, मूल्यांकन कभी मानकीकृत नहीं होता है दोस्तों। मूल्यांकन कैसा नहीं होता दोस्तों, मूल्यांकन मानकीकृत नहीं होता दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में रचनात्मकता और समस्या समाधान के दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। क्या दोस्तों, आपका क्या नाम होगा, आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हो ये होगा, आप कहाँ रहते हो ये होगा, भारत को आज़ादी कब मिली। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वही होगा, आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हो दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हो। अगला देखते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। हाशिए पर स्थित समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए दोस्तों। उसे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अर्थहीन होना चाहिए क्या दोस्तों, उसे मान देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया से शामिल करना चाहिए क्या, उसे नकार देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करने से बचना चाहिए, उसे दूसरे समूह से विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान से कम तर समझना चाहिए। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा उसे मान देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, आंसर इसका बी होगा आंसर दोस्तों। क्या होगा, बी फॉर बॉल होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट करें, और अगर चैनल में नए हों दोस्तों तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।